हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक अपन जो रिफ्लेक्शन के पार्ट हैं उसमें स्फेरिकल मिरर जो थे जो उनके बारे में बात कर रहे थे। ठीक, उससे रिलेटेड कुछ कुछ कंसेप्ट्स अपन ने कर भी लिए थे और कुछ कंसेप्ट्स अपने बाकी हैं। तो जो कंसेप्ट्स अपने बाकी हैं उनको एक एक करके देखते हैं। तो लास्ट में अपन ने मिरर फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, और वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, और जितने भी आपके मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड थे वो सारे क्वेश्चंस अपने अभी तक कर लिए थे। ठीक, अब आगे जो अपन करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें एक बार देख लीजिए ज़रा किस तरह से बात बता रहा हूँ। ठीक, देखो ज़रा, ऐसे कह रहा है आपसे, ठीक है, कि नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली द न्यूटन्स फार्मूला। ठीक है, न्यूटन्स फार्मूला के अंदर क्या है वो समझो ज़रा। ऐसे कह रहा है आपसे कि अभी तक आपने जितने भी डिस्टेंसेस को मेज़र किया था, आप जो भी डिस्टेंसेस मेज़र करते थे वो मेज़र करते थे कहाँ से? पोल से। मीन्स ओरिजिन आप किसको कंसिडर करते थे? ओरिजिन आप कंसिडर करते थे हमेशा पोल को। ठीक, अच्छा, अब क्या हुआ कि अगर आपने इंस्टीड ऑफ पोल, आपने पोल की बजाय आपने क्या किया कि फोकस को ओरिजिन कंसिडर कर लिया। ठीक है, अगर आपने क्या किया कि जो ओरिजिन है वो आपने कंसिडर कर लिया, लेट अस सपोज फोकस को, मतलब आप सारे के सारे डिस्टेंसेस जो नाप रहे हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, u जो है वो आपको दे रखा है x1 और जो v है आपको वो दे रखा है x2। ठीक है, अच्छा, अब आपसे ये पूछ रहा है कि u अगर आपका x1 है और v जो है अगर आपका x2 है, तो इस केस में आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए फोकल लेंथ कितनी होगी। आपसे पूछता है फोकल लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था। ठीक है, क्या कि जब डिस्टेंसेस को आप इंस्टीड ऑफ पोल अगर आप फोकस से नापना शुरू कर देते हैं तो उस केस में आपकी जो फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछ रहा था। ठीक, अगर गौर से देखा जाए तो एक बात सुनो ज़रा बेटा लोग, कि इस डिस्टेंस को अगर मैं f बोल देता हूँ, इस डिस्टेंस को मैं f कंसिडर कर लेता हूँ अगर फोकस से, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है अगर वो x1 है, तो मिरर फार्मूला अगर मुझे अप्लाई करना है, सो फॉर मिरर फार्मूला जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट बिकम्स बेसिकली u इक्वल्स टू व्हाट? x प्लस एफ, x1 प्लस एफ, फोकस प्लस x1 जो भी ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है जहां भी, उस तक का डिस्टेंस हो गया। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं v की बात करता हूं तो v कितना हो जाएगा? सो v की वैल्यू जो है वो मान लो कि यहां पर कहीं बन रहा है v, है ना, एट सपोज ऐसा है, ये x2 है और ये आपकी f है। सो v की वैल्यू जो हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी? x2 प्लस एफ। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपसे ये पूछता है कि इस केस में मुझे फोकल लेंथ कितनी होगी, तो इजी है बेटा, निकाल सकते हो इजीली। कैसे निकालोगे बेटा लोग? वही आप फॉर्मूला लगाइए, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v के इक्वल। ठीक, इसमें आप वैल्यूज पुट कीजिए, -1/f, ठीक है, इक्वल्स टू -1/u की वैल्यू। अच्छा, फोकल लेंथ आप फाइंड कर रहे हो तो फोकल लेंथ का साइन पुट ना करो। ठीक है, अच्छा, और 1/u की वैल्यू रखोगे -x1 प्लस एफ। ठीक, और जो आपका v है उसकी वैल्यू भी आप इजीली फाइंड कर लोगे, प्लस ऑफ -1/x2 प्लस एफ। ठीक है, ये डिस्टेंसेस आपको पता थे तो आपने इनके लिए रख दिए। जब आप इसमें सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? x1 प्लस एफ और x1 इंटू एफ का मल्टीप्लीकेशन, x2 प्लस एफ का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा -x2, ठीक है, प्लस एफ, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका? x1 प्लस एफ। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे सो यहाँ से आपको जो वैल्यूज़ मिलेंगी, आप एक बात देखो ज़रा, ये -f और यहाँ भी -f, -x2, ठीक है। अच्छा, इनको अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको सॉल्व करने के पश्चात, ठीक है, पूरा सॉल्व कर लेते हैं इसको चाहें तो, और नहीं तो आप याद रख सकते हैं कि इसको जब अपन सॉल्व कर लेंगे तो अपने को फोकल लेंथ की जो वैल्यू मिलेगी दैट कम्स आउट टू बी रूट ऑफ x1 x2। ये रूट ऑफ x1 x2 के इक्वल मिलेगी, मतलब जो भी आपको वैल्यूज दे रखी थी, जो आपने पोल से नापी थी, फोकस से नापी थी, उन वैल्यूज का अगर आप रूट करके, ठीक है, सॉल्व करेंगे देन यू गेट द फोकल लेंथ एज रूट ऑफ x1 x2। ठीक है, और कुछ लोग इसको ऐसे याद रखते हैं, f स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x2। तो ये फार्मूला जो है ये कहलाता है आपका न्यूटन्स फार्मूला। ये फार्मूला जो है ये कहलाता है आपका न्यूटन फार्मूला, जिसमें आपको बोलता है कि इंस्टीड ऑफ पोल इफ डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम फोकस, देन, ठीक है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? तब फोकल लेंथ की वैल्यू जो हो जाएगी दैट कम्स आउट टू बी रूट ऑफ x1 x2। ठीक है, अच्छा, एक बात और छोटी सी देखो ज़रा,
ऐसे आपसे कह रहा है, ये कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो मुझे बताने हैं बस खाली, और कुछ खास नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ अ मिरर। नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ अ मिरर। किसी भी मिरर की पावर क्या होती है? सबसे पहले तो पावर का मतलब समझो। आपको ये बताया था कि जो आपका क्या कहते हैं कॉनकेव मिरर है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, जबकि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है। ठीक है, अच्छा। सो पावर से यहाँ जो मतलब है वो यही है कि हाउ मच, कितना अ मिरर कैन कन्वर्ज और डाइवर्ज, कितना वो कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज कर पाता है। ठीक है, ये कहलाती है उसकी पावर। कितना वो कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पाता है, ठीक है, टू अ पैरेलल रे, टू अ पैरेलल रे। एक कोई पैरेलल रे है, उसको वो कितना डाइवर्ज या कन्वर्ज कर पाता है, उसकी ये कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की जो शक्ति है, जो पावर है, एबिलिटी है, दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज द पावर। ठीक है, और इसके लिए भी आप एक बस छोटा फॉर्मूला याद रख लीजिए, बाकी कुछ खास नहीं। P = 1/f। ठीक है, कहाँ से आया क्या आया छोड़ दो, बट फोकल लेंथ जो है वो आप रख लेंगे मीटर में। ठीक है, अच्छा, और क्या रख सकते हो? 100 / फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ आप रखते हो सेंटीमीटर में। ठीक है, अच्छा, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये भी एक छोटी सी चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा एक कंसेप्ट और छोटा सा कंसेप्ट कहता है कि इफ अ मिरर is dipped in a liquid और मीडियम, अगर किसी मिरर को एक लिक्विड में या फिर किसी दूसरे मीडियम में आपका डिप कर दिया जाता है, देन फोकल लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, अच्छा बेटा लोग, फोकल लेंथ का जो फार्मूला आया था वो आया था r/2 cos i। ठीक है, r/2 cos i। ठीक है, अगर आप इस सेंस में लेते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस के केस में तो ये वैल्यू आई थी। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो तो मैं ले लूंगा वैल्यू f = r/2। बेटा इसमें कहीं भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या मीडियम से रिलेटेड कोई बात दिख रही है? या r क्या है? r तो रेडियस है, जिस भी गोले से उसको काट के बनाया गया है। इसमें मीडियम से रिलेटेड तो कोई टर्म दिख नहीं रहा। दैट मीन्स कि जो फोकल लेंथ है इट रिमेन्स कांस्टेंट। जो मिरर की फोकल लेंथ है, ठीक है, किसकी? मिरर की। ठीक है, लेंस वर्ड नहीं यूज किया ना, मिरर की जो फोकल लेंथ है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगी एट एनी कॉस्ट। ठीक है, जो फोकल लेंथ है आपकी, ठीक है, वो आपकी कांस्टेंट रहेगी चाहे आप उसको किसी भी लिक्विड के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, सो फोकल लेंथ रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगी ऑन चेंजिंग द मीडियम अराउंड द मिरर। आप मिरर को उठा के किसी में भी पटक दीजिए, उसकी फोकल लेंथ की वैल्यू सेम रहती है। ठीक, अच्छा, एक और छोटी सी बात, एक छोटा सा सवाल और है। ठीक है, ऐसे कह रहा है आपसे कि ये आपका एक मिरर है। ठीक है, इस मिरर के आधे हिस्से को मैंने ब्लैक पेपर से ढक दिया, इसको मैंने ब्लैक पेपर से ढक दिया। ठीक है, अच्छा, पहले ये, ठीक है, पहले जब बिना ढके, ठीक है, ये u इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी और v इसकी इमेज डिस्टेंस थी। ठीक है, बिफोर, ठीक है, ब्लैक पेपर रैपिंग, बिफोर ब्लैक पेपर रैपिंग। ठीक है, ये केस था। अच्छा, अब आफ्टर ब्लैक पेपर और इमेज की जो हाइट थी वो hi थी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो था वो ho था। आफ्टर, ठीक है, ब्लैक पेपर रैपिंग, ब्लैक पेपर के साथ अगर मैं रैप कर देता हूं, ठीक है, तो क्या होगा बेटा? तो इस केस में क्या होगा? ठीक है, ये आपका केस था जब आपके रैप नहीं किए गए थे। अब ये केस हैं जब आपके रैप कर दिए गए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है मुझे जहां तक लगता है। ठीक है, ये तो यूं ही रहेगा। अब मुझे आप ये बता दीजिए, क्या इमेज बनेगी? अगर इमेज बनेगी तो क्या आधी बनेगी या फिर इमेज बनेगी तो पूरी बनेगी? ठीक है, और अगर कुछ चेंजेस आएंगे तो वो क्या होंगे? ठीक है, ये मेरा सवाल है। ठीक, तो देखो मेरी बात सुनो बेटा लोग,
चाहे मिरर को ढक दो, चाहे मिरर को कुछ भी कर दो, आधे मिरर को काट के फेंक दो, बाकी बचे हुए मिरर से, ठीक है, एग्जैक्ट इमेज उसी पॉइंट पर बनेगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है फोकल लेंथ पर, और फोकल लेंथ डिपेंड करती है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। आपने इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर को थोड़ी ना चेंज किया है, दैट मीन्स कि वी और वी तो चेंज, वो एफ तो चेंज नहीं होगा, एफ चेंज नहीं होगा तो वी चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब वी और यू चेंज नहीं हुए तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो वैसे भी चेंज नहीं होगी, ठीक है, तो एच आई भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यू और वी पर ही तो एच आई डिपेंड करता है, एच आई और एच ओ की वैल्यू तो यू और वी पर ही डिपेंड करती है ना, तो जब यही वैल्यूज चेंज नहीं हो रही हैं तो ये भी चेंज नहीं होगा, ठीक। अच्छा, तो फर्क क्या पड़ेगा बेटा? आधे कागज से ढकने के बाद में पता है, बस खाली जो लाइट इंटेंसिटी पहुंच रही थी, पहले पूरे मिरर से लाइट पहुंच रही थी तो शार्प इमेज बनी थी, चमक ज़्यादा थी। अब लाइट की इंटेंसिटी जो पहुंच रही है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ओनली लाइट इंटेंसिटी reaching to the image, ठीक है, gets decrease, वो चेंज हो जाएगी, तो थोड़ी सी कम चमक के साथ में इमेज बनेगी, ठीक है, थोड़ी सी चमक जो होगी इमेज के पास वो थोड़ी कम होगी, बाकी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये सब फैक्टर्स बिल्कुल सेम रहेंगे, ठीक है। ऑन पुटिंग अ ब्लैक पेपर, अब कुछ लोग कहेंगे हम तो पूरे पेपर पे लगा दें, लगा दे भाई, तो फिर तो बनेगी ही नहीं ना इमेज, फिर काहे की देख रहा है, तो पूरे पेपर पे लगा, पूरी मिरर पे लगा दे, फिर तो बनेगी ही नहीं ना, ठीक है। अच्छा, एक ये कंसेप्ट हुआ छोटा सा, और देख ज़रा एक बार, ऐसे कह रहा है कि ये मेरे पास में एक मिरर था, ठीक है, ये कंसेप्ट भी सिखा देता हूँ, आसान सा कंसेप्ट है, बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, बहुत मज़ेदार है ना, कटिंग अ मिरर। अच्छा, ऐसे कह रहा है तुझसे कि ये तेरे पास में एक मिरर था, ठीक है, इस मिरर को तुमने क्या किया कि इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ठीक, तुमने क्या किया, इस मिरर को काट दिया, इस मिरर को काट के, ठीक है, जो इसकी एक्सिस थी, इस एक्सिस से, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर, इसके आधे हिस्से को थोड़ा ऊपर कर दिया, और जो बाकी नीचे वाला हिस्सा था उसको भी आपने थोड़ा सा नीचे कर दिया, इस तरह से आपने यहाँ से काटा, बीच में से यहाँ से काट दिया आपने, यहाँ से काट दिया आपने, यहाँ से आपने कट किया और इतने हिस्से को ऊपर कर दिया, इतने हिस्से को नीचे कर दिया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि अब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, अब आपसे ये पूछ रहा है कि इसकी इमेज के साथ में क्या खिलवाड़ होगा, क्या ये सही साट बन पाएगी? पहली बात तो बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी या नहीं, पहली बात तो कहाँ बनेगी, कितनी लंबी बनेगी, कितनी छोटी बनेगी, ये सब के बारे में अब आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इस कंसेप्ट को भी थोड़ा सा जानो ज़रा इसके बारे में। सो ऑब्जेक्ट जहाँ रखा था वहीं रखा हुआ है, पहले भी u की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक थी, अब भी u की वैल्यू सेम ही है, ठीक है ना। अच्छा, बस इनको काट के थोड़ा ऊपर ही तो खिसका दिया, वो मैंने पीछे इसलिए बना दिए हैं ताकि आपको दिख जाए, ये बेसिकली अपनी जगह पर ही काट के ऊपर नीचे कर दिए गए हैं और कुछ नहीं किया गया, ठीक है। अच्छा, तो u आपका अभी भी उतना ही है जितना पहले था, ठीक है, फोकल लेंथ आपकी चेंज नहीं हुई, u सेम f सेम, जब ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी दैट मीन्स कि v की वैल्यू भी आपकी सेम ही रह जाएगी। जब आपकी v सेम रहेगा, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी सेम रह जाएंगी, तो फिर बदलेगा क्या, फिर बदलेगा क्या? देखें ज़रा, इसके अंदर बदलेगा ये बेटा लोग कि जो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था इस एक्सिस पर, अब मिरर की एक्सिस से वो देखना कितनी दूर पर है, क्या वो मिरर की एक्सिस पर इस तरह से दिखेगा? सिमिलरली जो एक्सिस आपकी मिरर की पहले यहाँ थी, अब मिरर जब आप इसको नीचे सरका दोगे तो मिरर की एक्सिस पर दूसरे वाले के लिए अगर मैं देखता हूँ तो क्या वो ऑब्जेक्ट ऐसा होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी जो हाइट है, ये जो एच हाइट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपका नीचे हो गया थोड़ा सा, केस क्या बना आपका, केस कुछ इस तरह से बन गया कि ये आपका मिरर है और यहां आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसकी इमेज आपको फॉर्म करनी है, कैसे करोगे? तो बेटा कोई कहा मेरे पास कैसे करने का है, इसको एक ऑब्जेक्ट मान लो h हाइट का, इसको आप h हाइट का एक ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है, और ये देख लो कि इसकी हाइट जो है उसकी टिप जो है, ठीक है, जैसे हाइट ऑफ ये ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया आपने। अब इसकी अगर आप इमेज फॉर्म करोगे तो इसकी इमेज कहीं फॉर्म हो जाएगी इस तरह से, तो जो ये वाली टिप है
ये वाली जो टिप है, इस टिप की इमेज यहाँ कहीं बन गई, तो आपको ये पता चल गया कि जो ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ बन रहा था उसके कोऑर्डिनेट्स अब क्या हो जाएंगे। सिमिलरली जो दूसरा वाला मिरर का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये भी सेम खेल खेलेगा आपके साथ। इसमें क्या करना है, अब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लो, ये आपने ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया, इसकी इमेज यहाँ कहीं बन जाएगी, जहां भी बनेगी उसके कोऑर्डिनेट्स देख लीजिएगा, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये हो गए, ठीक। तो जो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, वो अब आपकी जो नई वाली बॉडी है उसके केस में कहां पहुंच गया वो आप देख लीजिए, दैट्स योर आंसर, ठीक है। ये दोनों इमेजेस के बीच का टोटल डिस्टेंस कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, बट वो जेई में, ये भी बता देता हूं, बट जेई में, ठीक है। नीट इससे रिलेटेड एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं ताकि एज अ प्रिकॉशन की ध्यान रहे कि क्या करना होता है इस तरह क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, इसको आप एचओ मान लीजिए और इसको आप एचओ मान लीजिए, इस ऑब्जेक्ट की इमेज आपकी बन गई, इस ऑब्जेक्ट की इमेज आपकी बन गई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा था, नाप दो, जोड़ के आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को भी डील करना सीखना है, ठीक है। इससे एक एग्जांपल कर लेता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो जरा एक एग्जांपल इसका। सो क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। ये कह रहा है आपका कि एक मिरर था, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी थी, ठीक है। इस 20 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ पर एक ऑब्जेक्ट था जो कि आपका रखा हुआ है इसी के सामने 10 सेंटीमीटर पर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ था ना। अब इस मिरर को क्या किया कि इस मिरर को काट दिया गया और काट के 1 सेंटीमीटर ऊपर खिसका दिया इस हिस्से को और 1 सेंटीमीटर नीचे खिसका दिया इस हिस्से को, ठीक है। इस हिस्से को भी 1 सेंटीमीटर नीचे खिसका दिया, ठीक है। ये हिस्सा भी नीचे काट के खिसका दिया, ठीक है। 1-1 सेंटीमीटर दोनों को ऊपर नीचे खिसका दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था एक, ठीक है, 10 सेंटीमीटर के दूर पर, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है, जो 2 इमेजेस बनेंगी उन दोनों इमेजेस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। उन दोनों इमेजेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ये अब आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, जरा करने की कोशिश करो। तो देखो जरा, मिरर फार्मूला से हम लोग सबसे पहले, ठीक है, मिरर फार्मूला अपन यूज़ करते हैं और मिरर फार्मूला से अपन सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, सो 1/f = 1/v + 1/u। v हमें फाइंड करना है, u इसका -10 हो गया और f इसका -20 हो गया, ठीक। वैल्यू निकाल लेते हैं v की। सो 1/v = -1/20 + 1/10, काट पीट कर 20 एलसीएम आ गया, -1 + 2, ये वैल्यूज हो गई तेरी, -1 और +2 कितना आ गया 1/20। सो v की वैल्यू जो आ गई तेरे पास में वो आ गई 20 सेंटीमीटर। मतलब इस तरफ कहीं तेरी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, वो तो तुझे दिख ही रहा है कि फोकल लेंथ से छोटी वैल्यू u की दे रखी है, दैट मीन्स की इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। अच्छा, अब अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू देखता हूँ तो वो हो गई -v/u की वैल्यू है -10, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2 के बराबर। मैग्निफिकेशन जो आ गया वो आ गया तेरा 2 के बराबर, ठीक। अच्छा, अब ये मैग्निफिकेशन भी नहीं बदलेगा तेरा और u की वैल्यू जो है वो तेरी v की वैल्यू और f की वैल्यू भी तेरी नहीं बदली। अब जरा गौर से देख कि जो ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ठीक है, उसकी जो इमेज है, ठीक है, वो इस मिरर के लिए कहां बन रही थी वो दिख जाएगा। अच्छा, अब ये देख, ये 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है जो इस मिरर पर रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर पर, ठीक है। इसकी इमेज कहां बनेगी, ठीक है, इसकी जो इमेज बनेगी, ठीक है, वो वर्चुअल इमेज है, तो जैसा ये ऑब्जेक्ट होगा वैसी ही इसकी इमेज बन जाएगी। इसकी इमेज यहां कहीं बन जाएगी, कितनी, 2 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है। इसकी जो इमेज है वो कहां, यहां पर था ना, इसकी इमेज यहां कहीं बन जाएगी 2 सेंटीमीटर पर। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पर थी और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 है। सो HI कितना हो जाएगा, HI = 2 × HO, क्योंकि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है। सो HI की जो वैल्यू हो गई वो 2 × 1 यानी 2 सेंटीमीटर पर यहां बन गई। एक बात क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात पर आ जा। दूसरी बात ये कह रहा है कि जो यहां पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए था वो यहां है। अब इसकी इमेज जो बनेगी, इसकी इमेज बनेगी यहां से, ठीक है, ऐसी इस पॉइंट पर,
इसकी इमेज बन जाएगी इस पॉइंट पर। तो इमेज 1 की वजह से जो बन रही है वो ये रही, और इमेज 2 की वजह से जो बन रही है वो ये रही। अब अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस देखते हो तो कितना आ गया, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर। बताओ जी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आसान सा कंसेप्ट है, ठीक है। ये था, इसकी इमेज तो ये बन गई, और ये वाला जो था इसकी इमेज ये बन गई। हरे वाले की इमेज चाहो तो हरी बना देता हूं, ये हरे वाले की इमेज बन गई, ये I1 हो गया, और ये नीला वाला जो था इसकी इमेज यहां बन गई, तो ये इस पॉइंट पर पहुंचा। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर। बता क्लियर कि नहीं, ठीक। तो ये आसान सा कंसेप्ट, इससे रिलेटेड एक ये भी था, ठीक। अच्छा, तो पावर में बता दिया, काट के बता दिया, ये सब छोटी छोटी चीज़ें। अच्छा, पानी में अगर डाल दो तो कोई फ़र्क नहीं है, कपड़ा लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब रिलेटेड मैंने रिफ्लेक्शन से बातें जो हैं वो कर ली हैं। अच्छा, एक टाइप का क्वेश्चन और देख ले, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक, समझ में आ जाना चाहिए, इजी है। ऐसे कह रहा है, ठीक है, कि फाइंड द डायमीटर ऑफ an image, find the diameter of an image of sun, ठीक है, at from a concave mirror of focal length, ठीक है, कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ f, ठीक है। एक फोकल लेंथ f पर आपकी एक कॉनकेव मिरर रखा हुआ है। इस कॉनकेव मिरर के सामने आपका, मान लो कि ऐसे कॉनकेव मिरर रखा हुआ है आपका, ठीक है। इसके सामने आपका सन जो है उसकी रेज आती हैं। सन की जो रेज आती हैं वो सन की रेज कहीं आके मिलती हैं किसी पॉइंट पर, मुझे नहीं पता कहाँ से आती हैं कहाँ जाती हैं। अब आपको ये बताना है कि उस केस में जो इमेज बनेगी उस इमेज का डायमीटर कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सन की जो इमेज बन रही है उस इमेज का डायमीटर कितना होगा ये आपको पता करना है, ठीक है। सोचो इस क्वेश्चन को थोड़ा ज़रा अच्छे से। अच्छा, साथ में ये और दिया हुआ है कि जो सन है इसमें साथ में ये भी दिया हुआ है कि सन सबस्टेंड एन एंगल थीटा एट द पोल ऑफ मिरर के पोल पर ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तब के लिए पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थीटा एंगल इसने सबटेंड किया है, ठीक। अच्छा, इजी है। आपको पता है कि इस केस में जब सन से रेज आती हैं तो सन कहां पर है, सन है इन्फिनिटी पर। सन जब इन्फिनिटी पर है आपका, सन इन्फिनिटी पर है, तो जो इमेज बनेगी दैट मस्ट बी एट फोकस। इमेज जो आएगी दैट मस्ट बी एट फोकस। दैट मीन्स कि इमेज जो बननी है वो कहां पर बनेगी, इससे f डिस्टेंस पर बनेगी, ठीक। अच्छा, अगर मुझे ये निकालना है कि इसका डायमीटर क्या होगा, ठीक है। इसका डायमीटर अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास एक रिलेशन होता है जिसको कहते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। थीटा मुझे पता है, आर्क मुझे पता करना है, रेडियस मुझे पता है f के बराबर। तो क्या मुझे आर्क की वैल्यू f थीटा पता चल जाएगी? क्या ये एफ थीटा ही आर्क जो है, बेसिकली ये जो आर्क है एफ थीटा, क्या यही डायमीटर ऑफ द सन होगा, डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन? जो इमेज है उसका डायमीटर यही होगा क्या, ठीक है। तो आसान ही था क्वेश्चन, तो बस खाली ध्यान रखना था चीज़ों का, ठीक है। अब कुछ के दिमाग में ये ना चल जाए, पहले बता दे रहा हूँ, कुछ के दिमाग में ये ना चल जाए कि सन की इमेज तो डॉट सी बनेगी, उसने दे दिया है कि थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है, तब के लिए है ये केस। अगर ना देता तब के लिए क्या करते, तब नाचते फिर, ठीक है। तो ये पार्ट आप ध्यान रखो, इसको, ये पार्ट आपके लिए ज़रूरी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब इसके आगे। तो अभी तक अपन लोगों ने बेसिकली जितना भी पार्ट था रिफ्लेक्शन का वो ख़त्म कर लिया, ठीक। अब अपन स्टार्ट करेंगे अगला पार्ट, यानी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। रिफ्लेक्शन का जितना पार्ट था आइदर फ्रॉम प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस, वो हम पूरा कर चुके हैं। अब अपन जो करने जा रहे हैं वो पार्ट बेसिकली है किससे रिलेटेड, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, ठीक। अच्छा, तो रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक टॉपिक बताता हूँ जिसकी स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी बहुत बात कर भी ली थी, उसी चीज़ को अब मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन को समझने से पहले एक टॉपिक समझा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसके आगे फिर अपन बात करेंगे। तो सुनो यार, एक्चुअली क्या होता है कि जब भी लाइट, ठीक है, किसी एक मीडियम से
दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ठीक। सो लाइट जो होती है उसकी स्पीड जो है वो एक मीडियम में अलग होती है और दूसरे मीडियम में अलग होती है। मान लो यहाँ पर इनिशियली ये मान रहा हूँ मैं, यहाँ पर वैक्यूम है बेटा, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर है वैक्यूम बेसिकली, ठीक। और यहाँ पर आपका कोई भी एक मीडियम प्रेजेंट है, ठीक है ना। अच्छा, सो लाइट जब इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी, ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया था कि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है और उसकी जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाती है, जबकि फ्रीक्वेंसी और कलर सेम रहते हैं, ठीक। तो अब मैं ये बता रहा है कि जब लाइट इस मीडियम में थी तो यहाँ स्पीड मैंने कंसिडर कर ली कि c थी, यहाँ पर लाइट की जो स्पीड है वो मैंने मान लिया v थी, ठीक। तो c का जो फार्मूला है वो मैंने आपसे बोला था कि c इक्वल्स टू 1/√μ0 मतलब जो वैल्यू है आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन एनी वैक्यूम, तो मतलब बिना किसी मीडियम की प्रेजेंस के, तो वैल्यू जो है वो मैं फ्री स्पेस के लिए लगाऊंगा। और क्योंकि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर μ0 और ε0 फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दो फैक्टर्स मैंने यूज किए। तो c इक्वल्स टू 1/μ0 इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में खेल हुआ सारा का सारा। आगे बढ़ता हूं, अगर मैं किसी मीडियम के अंदर बात करता हूं तो इन एनी मीडियम, अगर मैं ऐसा बात करता हूं तो v की वैल्यू कितनी हुई, इट इज 1/√μ इंटू एप्सिलॉन। जो v की वैल्यू होगी दैट इज 1/√μ इंटू एप्सिलॉन। अच्छा, अब ये जो म्यू होगा आपका यानी परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम, ये किसके इक्वल होगा, तो बेटा ये होगा μr μ0 के इक्वल। सिमिलरली जो एप्सिलॉन होगा ये होगा आपका εr ε0 के इक्वल। इन दोनों वैल्यूज को उठा इसके अंदर रख लेते हैं, तो देखो जरा 1/√μr μ0 εr ε0, ठीक है। ये वैल्यूज मुझे यहां पर पुट कर दी। जब मैंने ये वैल्यूज पुट करी तो अब क्या हुआ भैया, ये हुआ कि मैंने इसमें से कुछ पार्ट अलग निकाल लिया। कैसे, μr εr ये अलग निकाल लिया और बचा क्या, 1/√μ0 ε0। अब देखो जरा ये जो पार्ट आपका है ये क्या बना, ये बन गया बेटा ये वाली वैल्यू यानी c के इक्वल। तो इसको मैंने लिखा c/√μr εr, ठीक। अच्छा, सो स्पीड इन एनी मीडियम इज इक्वल्स टू c/√μr εr, जहां पर μr क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ दिस मीडियम, एंड εr क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, देख जरा इस वैल्यू को v इक्वल्स टू c/√μr εr, इसमें से ये जो रूट का टर्म है यानी √μr εr, इसको मैंने लिख लिया n, ठीक है। इसको मैंने लिखा n, मतलब v इक्वल्स टू c/n। मैंने कहा कि इस फैक्टर से, ये एक ऐसा फैक्टर है जिससे लाइट की स्पीड जब वैक्यूम से किसी मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड इतनी कम हो जाती है, ये वो फैक्टर है, एक नंबर है जितने टाइम्स वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट से कम हो जाती है वैक्यूम से। ये वैल्यू मुझे पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये वैल्यू कितने फैक्टर से कम हो जाती है, ये फैक्टर ही कहलाता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस फैक्टर को ही कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, सो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू हुई यहां से वो हो गई c/v के बराबर, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का रेशियो। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का जो रेशियो है, ये रेशियो कहलाता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, और सुन थोड़ा सा, ये मेन काम की चीज यहां तक हो गई, थोड़ा सा और सुन ले बस। n की वैल्यू कितनी हो गई, c देख, c जो है क्योंकि एक स्पीड ही तो है, किसी वेव की ही तो है, तो वेव की स्पीड को मैं लैम्डा यानी जो वेवलेंथ है इनटू फ्रीक्वेंसी भी लिख सकता हूं। अब लैम्डा इन वैक्यूम अपॉन लैम्डा इन मीडियम इनटू फ्रीक्वेंसी। बेटा लोग f से f में काट सकता है, f से f काट सकता है, क्यों, क्योंकि एक मीडियम और दूसरे मीडियम में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, दैट्स व्हाई फ्रीक्वेंसी काट दी। फ्रीक्वेंसी जब काट दी, n की वैल्यू क्या मिली, λv अपॉन λm, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इट कैन ऑल्सो बी defined as the ratio of wavelength of light in vacuum to the wavelength of light in any medium, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, wavelength of light in vacuum upon
वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ये भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कह सकते हैं। ठीक, अच्छा यूनिट भैया ऊपर मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड, यहां भी मीटर पर सेकंड, यहां भी मीटर पर सेकंड, तो भैया यूनिट तो खराब। मीन्स ये एक डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कोई यूनिट यूज नहीं करने का। क्लियर? अच्छा, अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है ये किसके रिस्पेक्ट में निकाला है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है भैया वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको नाम दिया जाता है अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब जब हमने इसमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू ली थी दैट इज c, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसके रिस्पेक्ट में जब हमने किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है, ये इस मीडियम का अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। क्लियर है ये बात? अच्छा, अगर ये बात समझ में आती है, ठीक है, कि अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू किसके? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर मैंने किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है तो इसको मैंने कहा अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये कह दिया तूने, मान लिया। अब अगर मैं तुमसे ये बोलता हूं कि अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अलावा अगर मुझे किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालना है तो आ जाओ। ऐसे कह रहा है आपसे कि यहां पर वैक्यूम ना होके एक मीडियम है जिसकी में स्पीड जो है वो v1 है, यहां पर जो लाइट की स्पीड है वो v2 है। ठीक, अच्छा, अब आपसे ये कह रहा है कि मुझे ये बताइए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ठीक, इसका अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम 1 का, यहाँ मीडियम 1 है भैया और यहाँ पर भैया मीडियम 2 है। सो मीडियम 1 का और मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बेसिकली ये दे रखे हैं μ1 और μ2, और लाइट की स्पीड इसमें v1 है और इसमें v2 है। अब तुमसे ये पूछा जाता है कि लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में आ रही है, तब कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? तो आपसे बोला जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोबारा सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। भैया जिसके रिस्पेक्ट में हो ना उसे नीचे, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हो उसे नीचे रख देना। तो μ2 अपॉन μ1, ये भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 हुआ। दोबारा सुन लो साहब, फिर से देखो, मैं जो लिख रहा हूं वो भी देखना और जो मैं बोल रहा हूं वो भी सुनना। क्या कह रहा हूं मैं आपसे कह रहा हूं इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, μ2 अपॉन μ1। ठीक, अच्छा, अब μ2 की वैल्यू कितनी होती है भैया? तो देखो c/v2, अभी पढ़ के आए ये पढ़ के आए अभी, c/v2। अच्छा, अब अगर μ1 की वैल्यू निकालनी है तो c/v1। ठीक, उठा पटके इसमें, c अपॉन v2 अपॉन c अपॉन v1, c काट, v1 अपॉन v2। ये क्या आया? अगर दोनों की स्पीड की बात कर ली, ठीक है, सो μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज बेसिकली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर औंधा बोल तो ऐसे कह रहा है तो उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अब निकालना किसका है? तो सोच, निकालना है 1 का। जब 1 का निकालना है ना तो 1 को यहां रख और 2 को यहां रख, इक्वल्स टू μ1 अपॉन μ2, जिसके रिस्पेक्ट में उसको नीचे रख, ठीक। अगर गौर से देख तो क्या ये इसके इक्वल है? क्यों? क्योंकि यहां μ2 अपॉन μ1 है, यहां μ1 अपॉन μ2 है। देखिए इसका औंधा है, ये μ1 2 अपॉन μ1 है, ये μ1 अपॉन μ2 है, ये इसका औंधा है। अगर इसकी वैल्यू निकालेगा तो किसके इक्वल आएगी? v2/v1। ठीक है, आसान सी बात है, जो नीचे है वो ऊपर है। यहां देख, ये 2μ1 है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये रिलेशन दिमाग में बिठा ले। क्या रिलेशन बिठाएगा? कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। n जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है v के, n जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है v के। इस बात को यहां बिठा ले तो ये रिलेशंस याद करने की जरूरत कम पड़ेगी।
बाकी तेरा मन, अगर तू चाहता है कि नहीं मैं तो याद करेगा तो कर, मुझे क्या दिक्कत पड़ती है। ठीक, अच्छा अब जब तुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक मीडियम दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना आ गया तो मैं बाकी चीज़ तुझे सिखाता हूँ। देख एक एक करके धीमे धीमे एक दो एग्जाम्पल्स छोटे छोटे। सो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लो यार। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि देखो ऐसे बोल रहा है आपसे कि एक कोई मीडियम है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 दे रखा है। मिडिल क्राउन ग्लास की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। किसी का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। मतलब बेसिक से चले जाओ यार, ठीक है, इन दिस मीडियम, ठीक है, बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कभी आएगा कभी नहीं आएगा, है ना। म्यू इक्वल्स टू सी बाय वी, ठीक। अच्छा अब तुझे म्यू दे रखा है 1.5 और सी तुझे बचपन से याद कराया हुआ है मैंने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब तुझे बोल रहा है कि वी निकाल। इसका मतलब क्या हुआ कि वी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी तेरी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1.5, काट ले यार वैल्यू, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बेटा स्पीड ऑफ लाइट हो गई किसके अंदर, इस मीडियम के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था, ठीक है ना। तो आसान सी बात क्या कह रहा है कि ये 1.5 का मतलब क्या है। 1.5 का मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट को अगर मैं 1.5 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि इस मीडियम के अंदर स्पीड कितनी होगी, ठीक है ना। अच्छा और देख जरा, ऐसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि μ1 जो है एक मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुझे दे रखा है 3/2, ठीक है। एक दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तुझे 4/3, ठीक है। बेसिकली ये वैल्यूज जो है वो वाटर और ग्लास की हैं। ये क्राउन ग्लास के लिए होती है वैल्यू, ये वाटर के लिए होती है। याद मत करो, याद ना करने की ज़रूरत है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस खाली थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब देखो, अब आपसे पूछ रहा है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ μg और इसको लिख देता हूँ μw, है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि WμG इसकी वैल्यू बताओ, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ठीक, कैसे निकालोगे बेटा लोग, WμG किसका निकालना है, ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, वाटर के। दोबारा सुन, किसका निकालना है, ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के। ग्लास का ऊपर रख और वाटर का नीचे रख, खत्म बात। 3 ऊपर ले जा, 9/8 ये तेरा WμG की वैल्यू आ गई, ये तेरी WμG की वैल्यू आ गई, दैट इज 9/8। मतलब आसान भाषा में ये कहना चाह रहा है कि जब वाटर से लाइट ग्लास में जाएगी, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये यूज करेगा, ठीक है ना। अच्छा, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जो बेसिक खेल है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो बेसिक खेल है वो आपका इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा। इससे ज़्यादा परेशान की बात है क्या, एक ये चीज़ देख लो ज़रा, Gμw अगर निकालना है तो इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो। इसको उल्टा करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/9, दैट्स द वैल्यू फॉर Gμw। अगर एक पता हो तो दूसरी निकालना है, उसको खाली उल्टा कर दो, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मेन अपना स्किप करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, जो मेन पार्ट है, ठीक है, उसके ऊपर, दैट इज रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। देखो है क्या एक्चुअल में ये रिफ्रैक्शन प्रोसेस, वो समझो ज़रा, तब आगे बात करेंगे, ठीक। अच्छा, मान लो बेटा लोग आप किसी कमरे में खड़े हो, ठीक। अच्छा, उस कमरे में, ठीक है, जो टेबल और चेयर हैं, ठीक है, वो बहुत दूर दूर हैं। आपसे कहा जाता है इसे निकल के बाहर चले जाओ, देखा, ठीक है, आप निकले और बाहर चले गए। अच्छा, दूसरी तरफ एक दूसरा रूम है जिसके अंदर काफ़ी सारी टेबल चेयर्स भरी हुई हैं, क्लासरूम है बेसिकली। उस क्लासरूम के अंदर आपसे बोला जाता है कि आप इसके अंदर बाहर निकल के चले जाओ रूम से, आप अंदर खड़े हो। आप जब बाहर निकल के जाओगे, एक रूम जिसके अंदर टेबल चेयर्स नहीं थे या कम थे, और दूसरा ऐसा रूम जिसके अंदर टेबल चेयर्स बहुत ज़्यादा थे, क्या दोनों में आपके जाने का तरीका सेम रहेगा? नहीं। आपके जाने का जो तरीका होगा वो क्या होगा कि जिस रूम खाली होगा उसके अंदर आप तेज़ी से भाग के चले जाओगे, और जब आप किसी ऐसे रूम में एंटर करोगे जिसके अंदर काफ़ी सारा पहले से ही मटेरियल भरा हुआ है, टेबल चेयर्स लाइक, तो उस रूम से जब आप निकलोगे तो आपको पता है कि आपकी स्पीड कम हो जाएगी। अच्छा, जब आपकी स्पीड कम होगी, ठीक है, तो एक बात सोचो यार कि जब आप एक मीडियम में चल रहे थे जिसके पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर थे, एक मीडियम में आप चल रहे थे जिसके पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी डिस्टेंस था और वो दूर दूर थे सारे के सारे पार्टिकल्स, ठीक है।
अच्छा, इसके अंदर जब आप चल रहे थे तब आपका पाथ कुछ इस तरह से था और आप इसके अंदर से चल के पहुंच गए थे, ठीक। अच्छा, अब आप दूसरे ऐसे कमरे के अंदर एंटर करें जिस कमरे के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी पास पास हैं। ऐसे रूम में आप एंटर करें जिसके पार्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के और काफ़ी पास पास हैं। जब ये क्लोज हैं और बहुत ज़्यादा पास पास हैं तो उस केस में क्या होगा बेटा, जब इसके अंदर से आप गुजरोगे या आप छोड़ो, लाइट जब गुजरेगी तब क्या करेगी बेटा, इसको निकलने के लिए जो पाथ होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पीड अलग थी, यहाँ स्पीड अलग है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पार्टिकल्स आपके अरेंज होते हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स अरेंजमेंट की वजह से हमें पता चलती है मास डेंसिटी, कि इस बॉडी की डेंसिटी कितनी है, ठीक है, इसके पार्टिकल्स की डेंसिटी कितनी है। अच्छा, अब यहां मास डेंसिटी कम है, यहां मास डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, ऑल्दो जैसी मास डेंसिटी है वैसे ही एक डेंसिटी और है, दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। वैसे ही एक डेंसिटी और है ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसकी मास डेंसिटी ज्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, और जिसकी मास डेंसिटी कम उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम। हाँ, एक दो आपके ऐसे एक्सेप्शंस हैं, जैसे टर्पेंटाइन ऑयल है, तारपीन का तेल होता है एक, ठीक है, वो थोड़ा सा अपोजिट चलता है कि आप मास डेंसिटी ज़्यादा हो फिर भी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल्स तो आप याद रख सकते हो। तो जिसकी मास डेंसिटी कम है, ठीक है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम हुई, मतलब लाइट की स्पीड इसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी। और जिसकी मास डेंसिटी ज़्यादा है, सॉरी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, तो स्पीड ऑफ लाइट इसके अंदर क्या हो जाएगी, सॉरी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। अच्छा, अब अगर किसी की मास डेंसिटी आपकी ज़्यादा है, ठीक है, यानी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी भी उसकी क्या होगी, ज़्यादा, तो स्पीड ऑफ लाइट उस केस में क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट उस केस में हो जाएगी कम, ठीक। अच्छा, तो जिस पार्टिकल में स्पीड ज़्यादा होगी और एक दूसरा मीडियम जिसके अंदर स्पीड कम होगी, तो क्या उन दोनों में लाइट जो है वो एक ही रास्ता चलेगी ना, दोनों में उसके जो पाथ होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। और ये मीडियम चेंज होने पर पाथ का जो डेविएशन है या बेंडिंग है, इसी को बेसिकली नाम दिया जाता है रिफ्रैक्शन, ठीक। देख जरा, ऐसे कह रहा है तुझसे कि ये तेरे पार्टिकल्स थे, यहां तक तू चल के आया इस पाथ पर, अब तेरी स्पीड हो गई कम, तुझे जाना किधर चाहिए था, तुझे जाना चाहिए था ऐसे, ये तेरा रास्ता होना चाहिए था। अगर ये दूसरा मीडियम नहीं होता तब तू इधर चला जाता, बट क्योंकि बीच में ये दिख गया तो तेरी स्पीड हो गई कम। जब तेरी स्पीड हो गई कम तो तेरा पाथ गया बदल, अपने ओरिजिनल पाथ से मीडियम चेंज होने पर बदलना, यही कहलाता है तेरा क्या, रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो मीडियम चेंज होने पर अपना पाथ से बेंड हो जाना, अपने पाथ से डेविएट हो जाना, यही कहलाता है तेरा रिफ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, एक बात और, इस रिफ्रैक्शन तभी डिफाइंड है जब रे जो है वो ऑब्लिक पड़ेगी, जब ये रे टेढ़ी पड़ेगी। सीधी रे मत भेजना, सीधी रे भेजोगे तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना अकर नहीं होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना अकर नहीं होगा, नॉर्मल इंसिडेंस के केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा बेटा, ठीक है, डिफाइंड ही नहीं है रिफ्रैक्शन नॉर्मल इंसिडेंस के लिए। अच्छा, बट आप अगर किसी भी केस में ऑब्लिक इंसिडेंस करते हैं तो जो लाइट है वो अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ जाती है। इस मुड़ जाने को, इस डेविएशन को फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ when it changes its medium is basically termed as refraction of light। इसी को कहा जाता है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये क्यों होता है ये आपको अब समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ मीडियम 1 है, यहाँ मीडियम 2 है, होता इसलिए है क्यों, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, ठीक। अच्छा, और जब लाइट की स्पीड बदलती है तो उसका रास्ता बदल जाता है, रास्ता बदल जाता है, तत्पश्चात कहलाता है रिफ्रैक्शन का फिनोमेना। सो कैसे डिफाइन करता हूं, सो फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ
ठीक, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इज on change in medium is called refraction. तो जो फिनोमेना है लाइट का बेंड होने का अपने ओरिजिनल पाथ से जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, इस फिनोमेना को कहा जाता है रिफ्रैक्शन. ठीक है, क्यों होता है ये भी पता है. ठीक, वो लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो जाती है, इसलिए ये फिनोमेना अकर होता है. अच्छा, अब ये फिनोमेना जब अकर हो रहा है, ठीक है, तो उसके कारण क्या हैं? ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया, ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज की वजह से. ठीक है. अच्छा, अब रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में क्या क्या चेंज होगा वो भी समझ जरा. देख, ये तेरा एक इंटरफेस है जो कि मीडियम 1 और मीडियम 2 को अलग करता है. यहाँ तूने एक रे भेजी, ये रे जो तूने भेजी है दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. इस रे को मैंने नाम दे दिया इंसिडेंट रे. ये क्या है? ये है नॉर्मल. इस नॉर्मल से जब तुमने देखा तो ये इसका ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था, बट ये अपने पाथ से मुड़ गई. ठीक है, या तो इधर जाएगी या फिर ये किसी केस में दूर भी जा सकती है, स्पीड बढ़ भी तो सकती है, हो सकता है इसमें स्पीड कम हो इसमें ज़्यादा हो. तो लाइट की स्पीड या तो इस पाथ से जाएगी या इस पाथ से जाएगी. तो ये जो पाथ पर गई है लाइट, ये कहलाएंगे आपके क्या? ये कहलाएंगे आपके रिफ्रैक्टेड रे. ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे. ठीक, और ये आपकी लाइन क्या कहलाई? आपकी ये कहलाई नॉर्मल. ठीक. अच्छा, अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, एंगल आई क्या है बेटा? एंगल आई है एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कहलाता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? ये दोनों एंगल आर होंगे, जो भी ये एक ही होगा भैया, एक साथ में ना. सो एंगल आर जो है बेसिकली वो क्या होगा? एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल. ये आपका कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक. अच्छा, अब इनके बीच में रिश्ता, एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं होंगे यहाँ. ठीक है, जैसा रिफ्लेक्शन में होता था वैसा यहाँ नहीं होगा कि एंगल आई और एंगल आर की वैल्यूज़ बराबर हो जाएं, बल्कि कुछ और होगा और वो अपन अब देखते हैं. ठीक है. सो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर लेता हूँ. देखो ज़रा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या कहते हैं. जैसे आपके रिफ्लेक्शन के 2 लॉज थे बेटा लोग, वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी बेटा 2 लॉज हैं. ठीक है, इन दोनों लॉज के बारे में अपन एक एक करके बात कर लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे. नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों के तीनों जो हैं रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर तीनों के तीनों सेम प्लेन में ही लाई करते हैं. ठीक, देख जरा, ऐसे कह रहा है कि यहाँ पर मीडियम 1 है तेरा, यहाँ पर मीडियम 2 है. ठीक है, एक मीडियम 1 और एक मीडियम 2, यहाँ पर नॉर्मल है. ठीक है, इस पर एक रे भेजी. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये रे इस मीडियम में जा रही है और ये इस प्लेन में, ये तीनों जो हैं वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये मान ले एक मीडियम है, यहाँ एक ये है, यहाँ पर ये कहीं है, तो ये तीनों जो हैं वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि ये तो इंसिडेंस रे है, ठीक है, और ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाए, ये वाली नॉट पॉसिबल. ऐसा नहीं होगा, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे. नॉर्मल, ठीक है, इंसिडेंस रे और रिफ्रैक्टेड रे. यहाँ पर अगर मैं एक प्लेन बना देता हूँ पूरे में, तो ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे. ऐसा नहीं हो सकता है कि ये तो इधर से आ रही है, ठीक है, और ये इधर चली जाए ऐसे बाहर की तरफ निकल के. ऐसे नहीं हो सकता. ठीक है, ये तीनों जो हैं वो एक ही प्लेन में हमेशा लाई करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे. ठीक. अच्छा, अगर मैं इसको आई कैप से दिखा रहा हूँ, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो एंगल आई, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो एंगल आर,
इसको मैंने एन कैप से दिखाया है और इसको आर कैप से दिखाया है, ठीक है। अच्छा, तो उस केस में क्या हो रहा है, वो ये बोल रहा है आपसे कि इन तीनों का जो डॉट वो मतलब प्लेन है वो तीनों का सेम है। दैट मीन्स कि अगर आप देखते हैं सो ई और एन को अगर आप क्रॉस करेंगे और फिर उसका डॉट करते हैं आई के साथ, देन वैल्यू विल बी 0। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो प्लेन होगा, ठीक है, वो और ये आई जो है, ठीक है, इन तीनों का जो प्लेन है वो सेम है, और जब तीनों का प्लेन सेम होगा तो तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 आ जाएगा। क्लियर? एक बात, ये इसकी वेक्टर फॉर्म कह सकते हो इस लॉ की। दूसरी बात, दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मीडियम का, ठीक है, मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। जैसे यहां बात करते हैं, सो पहले मीडियम के अंदर μ1, ये तो आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसके अंदर एंगल कितना है, तो एंगल है बेटा साइन, उसका एंगल है आई, उसका साइन रेशियो लिया तो साइन आई इक्वल्स टू, बेटा इसके अंदर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इंटू साइन आर, और साइन आई इंटू μ1 और साइन आर इंटू μ2, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है दैट रिमेन्स ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा, इसको हमेशा आप एक कांस्टेंट मानेंगे, ठीक। अच्छा, अब इसका अगर वेक्टर फॉर्म लिखना है तो एक बात बताओ बेटा लोग कि साइन थीटा किस किस के बीच के एंगल से आ जाएगा, तो बेटा लोग क्रॉस प्रोडक्ट से आपको साइन थीटा मिल जाएगा। सो मैंने लिखा μ1 इंटू साइन आई किस किस के बीच का एंगल है, तो आई और एन के बीच का, तो आई क्रॉस एन इक्वल्स टू, बेटा μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इधर क्या, और आर किस किस के बीच में मिल जाएगा, तो साइन आर मिल जाएगा मुझे किस किस के बीच से, तो आर क्रॉस एन, आर क्रॉस एन यूनिट वेक्टर्स हैं, दैट्स वाई मिलेगी वैल्यू, अगर यूनिट नहीं होंगे तो नहीं मिलेगी, तो आर क्रॉस एन, इन दोनों से मुझे पता चल जाएगा कि μ1 आई क्रॉस एन इज इक्वल टू μ2 इंटू आर क्रॉस एन। क्लियर है? दैट्स द वेक्टर फॉर्म फॉर सेकेंड लॉ ऑल्सो, ठीक है। बट वेक्टर फॉर्म से ज्यादा असली वाले पर ध्यान दो, म्यू इंटू साइन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑलवेज, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रचा बैठा लेना। देखो ज़रा, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी देख सकते हो। ऐसे कह रहा है कभी कि आपका यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 4/3 दे रखा है और यहाँ एंगल जो है, ठीक है, वो आपको दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 3/2 दे रखा है और आपसे पूछता है कि यहाँ का एंगल कितना होगा, ये थीटा बता दीजिए कितना होगा, फाइंड थीटा, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि थीटा फाइंड कीजिए। कैसे करोगे यार? इजी है। मैंने बोला आपसे स्नेल्स लॉ यूज़ करो, आपसे बोला स्नेल्स लॉ यूज़ करो। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? म्यू इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें μ1 इंटू साइन ऑफ एंगल 30 इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन ऑफ एंगल इन दिस, इसको मैंने थीटा बोला हुआ है, ठीक। अच्छा, अब μ1 कितना है? μ1 है 4/3, साइन ऑफ 30 की वैल्यू है 1/2, सॉरी साइन 30 की जो वैल्यू है वो है आपके पास में कितनी? 1/2, यहाँ लिख लिया भैया, इक्वल्स टू μ2 की वैल्यू है आपके पास में 3/2 और साइन थीटा, ठीक है। काट पीट कर रहे हो, कर लो, ठीक। अब वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4/9 इक्वल्स टू साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन इनवर्स 4/9, दैट्स द आंसर। ये आपका वैल्यू हो गई थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 4/9, दैट्स योर आंसर। क्लियर? आसान था, ठीक। बस याद क्या रखना है? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? μ1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर, ये हमेशा याद रखने का है। क्लियर है इतनी बात? इजी था। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं और समझो जरा अगली चीज। ऐसे कह रहा है आपसे कि 3 केसेस में मैंने लाइट को भेजा, इट्स जस्ट जनरल डिस्कशन, ठीक। कह रहा है आपसे कि आपने यहाँ पर एक मीडियम ले लिया, मीडियम 1, और यहाँ पर एक मीडियम ले लिया, मीडियम 2, ठीक है। आपने राइट को ऐसे भेज दिया बिल्कुल सीधा, ठीक है। लाइट विल डेविएट और नॉट, ना डेविएशन नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर आपने लाइट को भेजा, ठीक है। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो v1 है और यहाँ स्पीड ऑफ लाइट जो है वो v2 है। ये आपका मीडियम 1 है, ये आपका मीडियम 2 है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे ये कह रहा है
कि लाइट रे, मैंने ये कहा था कि ये इसका ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था, ठीक। अब लाइट रे किधर मुड़ती है, इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इनकी V1 और V2 की रिलेटिव वैल्यूज क्या क्या है, ठीक। अच्छा, कैसे वो देखो जरा। यदि V1 ज़्यादा हुआ V2 से, अगर V1 ज़्यादा हुआ V2 से, तो बेटा ये जो है ये कहलाएगा आपका रेयरर मीडियम, इसको कहते हैं ऑप्टिकली रेयरर, ठीक है। जिसमें मीडियम ज़्यादा होगी, जिसमें स्पीड ज़्यादा होगी लाइट की, वो होगा आपका ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो 1 को आप क्या कहोगे, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और 2 को आप क्या कहोगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। बट इतना ध्यान रखना ये कॉम्बिनेशन के लिए है। अगर यहाँ V1 और V2 एक कॉम्बिनेशन के लिए, तो ये रेयरर हो गई, ये डेंसर हो गई, ऐसा नहीं है। मान लो ये पानी है, यहाँ पे हवा है, ठीक है। तो पानी जो है वो हवा के रिस्पेक्ट में डेंसर है, पानी जो है वो हवा के रिस्पेक्ट में डेंसर है। तो ऐसा नहीं है कि पानी डेंसर हो गया ना, पानी जो है वो सिर्फ हवा के रिस्पेक्ट में डेंसर है। अब पानी किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में कंपेयर करेगा ना, तो वहां से बात अलग आ जाएगी। ये मत सोचे चलना कि अगर पानी इससे डेंसर हो गया तो हमेशा ना रे ना, ये इसके रिस्पेक्ट में डेंसर है बस खाली। तो ये एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में ये रेयरर है और इसके रिस्पेक्ट में ये डेंसर है बस, और कहीं रेयरर डेंसर उन दोनों के हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक है। अच्छा, तो जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है, ठीक है, जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयरर में लाइट ज़्यादा, डेंसर में लाइट की स्पीड हो गई कम। ये होना चाहिए था बट हो गया क्या, ये। तो एंगल आई की जो वैल्यू है वो ये थी, ये भी पूरा एंगल आई हो जाएगा। ये क्या है, एंगल आर। तो एंगल आई की जो वैल्यू है, ठीक है, ये आपकी ज़्यादा होगी एंगल आर से। तो लाइट रे जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल चली गई, ठीक। अच्छा, उल्टा सोच, अगर लाइट डेंसर से रेयरर में आ रही है तो पहले स्पीड कम है और दूसरे मीडियम में जाके स्पीड ज़्यादा हो गई, तो ओरिजिनल पाथ से बाहर की तरफ खुल जाएगा। इसमें एंगल आर ज़्यादा होगा, एंगल आई कम। तो एंगल आर ज़्यादा होगा, एंगल आई कम। ये हो गई आपका कौन सा केस, जब डेंसर से रेयरर में जा रहा है। तो जब रेयरर टू डेंसर जाता है, ठीक है, सो आपका जो रे है विल डेविएट बेंड टुवर्ड नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, ठीक है। और जब डेंसर टू रेयरर जाता है तो रे विल बेंड, ठीक है, अवे फ्रॉम जो आपका पाथ है, अवे फ्रॉम पाथ या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल लिख ज़्यादा बेटर है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल से दूर चला जाता है और इस केस में नॉर्मल के पास आ जाता है, ठीक है। बता सकते हो ऐसा क्यों है, ठीक, उसकी वजह क्या है। एक बात सोचो कि जो रेयरर मीडियम होता है आपका, रेयरर मीडियम जो है, रेयरर मीडियम में स्पीड ज़्यादा बताई तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, तो μ1 जो है वो आपका कम हो गया विद रिस्पेक्ट टू μ2, क्योंकि इसके अंदर स्पीड ज़्यादा है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है ना स्पीड के, तो जब इसके अंदर स्पीड ज़्यादा है और इसके अंदर स्पीड कम है, तो इसका मतलब μ2 ज़्यादा हो गया μ1 से। अब ज़रा सोचो, μ1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, μ1 अपॉन μ2 इक्वल्स टू साइन आर अपॉन साइन आई। μ1 की वैल्यू, μ2 की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, μ2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये छोटा हुआ इससे, ठीक है, ये छोटा हुआ इससे। जब ये छोटा हुआ तो ये वैल्यू लेस देन 1 हो गई, तो साइन आर अपॉन साइन आई लेस देन 1 हो गया। इसको इधर ले जाएगा तो साइन आई आपका, ठीक है, इसको साइन आर अपॉन साइन आई, μ1 कम है और μ2 ज़्यादा है, तो 1 अपॉन μ2 वैल्यू कौन सी बड़ी हो गई, 1 से छोटा हो गया, ठीक है। तो इस केस में आप देखो ज़रा, एक सेकेंड, इस केस में ये देखो ज़रा कि μ1 की वैल्यू कम है और μ2 की वैल्यू ज़्यादा है। इनको उल्टा कर लेता हूँ। सो μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू साइन आर अपॉन साइन आई, ठीक है। μ2 जो है, ठीक है, μ2 जो है वो आपका ज़्यादा है, साइन आई ऊपर आ जाएगा, सॉरी, साइन आई जो है वो आपका ऊपर आ जाएगा इस केस में, और ये साइन आर ना, फिर से वही लिख दिया अपोजिट, साइन आई और साइन आर, ठीक है। अच्छा, अब एक बात सोचो कि μ2 जो है वो आपका बड़ा है, μ1 आपका छोटा है। μ2 जब आपका बड़ा है तो आपका उस केस में क्या हो जाएगा वो देखो ज़रा एक बार।
अब चूंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी है, दैट मीन्स कि ये वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो साइन आई जो हो गया वो आपका बड़ा हो गया साइन आर से, तो आई की वैल्यू जो है वो आर से बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि म्यू टू अपॉन म्यू वन जो है वो 1 से बड़ा है, म्यू टू बड़ी है, म्यू वन छोटा है, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, तो साइन आई बड़ा हो गया साइन आर से, तो साइन आई साइन आर से बड़ा हो गया, मतलब आई की वैल्यू आर से बड़ी हो जाएगी। जस्ट इसका अपोजिट इस केस में हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये आपका एक छोटा सा बेसिक बात हो गई कि रे जो है वो किस तरफ मुड़ेगी, ठीक है, क्या होगा, ये अपनी बात बेसिक हो चुकी है। ठीक, अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो ज़रा, सो बेटा लोग नेक्स्ट टॉपिक जो अपन करने जा रहे हैं दैट इज़ बेसिकली द एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ की बात। एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ की बात क्या है बेटा वो समझ ज़रा। ऐसे कह रहा है तुझसे कि लेट अस सपोज कोई एक तेरे पास में बर्तन है, ठीक, उस बर्तन को मैंने नाप के देखा तो इसकी जो हाइट है, बर्तन की जो डेप्थ है, उसको मैंने डी कंसीडर कर लिया, ठीक। अच्छा, अब क्या करो कि जब आप इसके अंदर पानी भर देते हो, जब आप इसके अंदर ऊपर तक, लेट सपोज ऊपर तक आपने कोई एक लिक्विड भर दिया, तो इसका जो बेस है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इसका जो बेस है वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। तो ये जो डेप्थ थी ये इसकी रियल डेप्थ थी, और जब हमने इसके अंदर कोई एक लिक्विड भर दिया तो लिक्विड भरने पर ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, तो ये डेप्थ हो गई इसकी एपरेंट डेप्थ, ठीक है। सो ये हो गई रियल डेप्थ और ये हो गई इसकी एपरेंट डेप्थ। तो बेसिकली हमें इन दोनों के बीच में ही एक रिलेशन फाइंड करना है, हमें इन दोनों के बीच में ही एक रिलेशन फाइंड करना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, ऐसे कह रहा है आपसे कि दो केस लेता हूं। फर्स्ट केस जब मैं ले रहा हूं, ठीक है, सो जो आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहां पर दो मीडियम्स ले लेता हूं। लेट अस सपोज यहां एक आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहां से आपका कोई एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, यहां से आपका कोई एक ऑब्जर्वर है हु इज ऑब्जर्विंग दिस, ठीक है। अब क्या होगा बेटा कि जब रेज जो हैं इस ऑब्जर्वर के लिए, एक बार तो मैंने एक सीधी रे भेज दी, एक रे तो मैंने बिल्कुल सीधी भेज दी जो विदाउट डेविएशन सीधी की सीधी चली गई, ठीक है, एक रे ये मैंने भेज दी। अच्छा, अब क्या हुआ कि दूसरी जो रे है वो ऑब्जेक्ट से ऐसे गई, ठीक है। अच्छा, अब ये मीडियम कैसा है इस बात पर डिपेंड करेगा इसका डेविएशन। अब इस बात पर डिपेंड करेगा इसका डेविएशन कि ये आपका जो मीडियम है वो कैसा है, ठीक। अच्छा, मान लीजिए कि ऑब्जर्वर जो है वो आपका डेंसर मीडियम में है, ऑब्जर्वर जो है आपका वो डेंसर मीडियम में है, या सॉरी ऐसा करते हैं, ऑब्जेक्ट को आप मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट आपका इस बार डेंसर में है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इससे जो रे जाएगी इधर गई, ठीक, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, क्यों? क्योंकि ये अब गई है रेयरर मीडियम में। तो ऑब्जर्वर आपका रेयरर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट आपका जो है वो डेंसर मीडियम में है, तब की बात है। अच्छा, जब मैंने इस रे को बढ़ाया तो इस रे को बढ़ाने पर ये रे यहाँ कहीं मिलती हुई नज़र आई दोनों। जब ये दोनों रेज यहाँ कहीं मिलती नज़र आई, मतलब यहाँ जो ऑब्जेक्ट था इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ कहीं बन जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब ज़रा देखो, ये जो एंगल है आपका, दिस इज एंगल आई, ये एंगल आई होगा, और ये आपका एंगल क्या हो गया? आर। तो ये पूरा भी आपका क्या हो जाएगा? एंगल आर, ठीक है। ये आपका एंगल आर है और ये एंगल आर हो गया, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और ये एंगल आपका आई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ज़रा, ऐसे कह रहा है आपसे कि इस पॉइंट को मैं P ले लेता हूँ, इसको O, इसको I और इसको और N ले लेता हूँ ना, या M ले लेता हूँ, कुछ भी एक पॉइंट इसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ था इसकी इमेज यहाँ कहीं बनी है I पर, ठीक है। अब मुझे ये रिलेशन निकालना है कि इस OP और IP में जो रिलेशन होगा वो बेसिकली क्या रिलेशन होगा, ये मैं पता करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ज़रा, इसके लिए क्या करते हैं अपन एक बार। आपको पता है कि μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू होता है μ2 इंटू साइन आर, ठीक है। μ1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर, ये मैंने लिख लिया, ठीक। अच्छा, फॉर स्मॉल एंगल्स जहां छोटे एंगल्स की बात होती है बेटा लोग, ठीक है। सो उस केस में जो आपका साइन आई होता है
ठीक है, उसको हम लगभग आई के इक्वल मान सकते हैं। सिमिलरली साइन आर को हम लगभग आर के इक्वल मान सकते हैं। अच्छा, और आई को हम किसके इक्वल मान सकते हैं? टेन आई के इक्वल। और आर को किसके इक्वल मान सकते हैं? टेन आर के इक्वल। दैट मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, म्यू वन इंटू टेन आई इक्वल्स टू म्यू टू इंटू टेन आर, लिख सकता हूं, इजी। अच्छा, अब जरा एक बात बताओ कि टेन आई की जब वैल्यू निकालता हूं तो टेन आई की जो वैल्यू निकलेगी, ठीक है, ये आई है आपका, तो ये आई हो गया आपका, ठीक है। ये जब आपका आई एंगल है तो ये भी आपका आई हो जाएगा, इजी है। अच्छा, और ये आपका जब आर है, ठीक है, ये वाला पूरा जो है ये आर है आपका, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं यहां बात करता हूं तो यहां मुझे वैल्यू कितनी मिल जाएगी? ये पूरा आर है, ठीक है, और ये भी आर है, तो ये पूरा आर हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब और देखो जरा एक बार, ये आपका आर है पूरा, तो ये वैल्यू भी आपकी आर के इक्वल हो जाएगी। ये दो बातें अपन रख लेते हैं पूरी तरह से। सो म्यू वन, ठीक है, म्यू वन इंटू साइन टेन आई की जब वैल्यू निकालूंगा तो देखो जरा, ये आपका टेन आई जब मैं निकाल रहा हूं तो ये आपका परपेंडिकुलर वो बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर, तो एम पी अपॉन, इस वैल्यू को अगर मैं देख रहा हूं तो एम पी अपॉन ओ पी लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं टेन आर की वैल्यू निकालता हूं तो टेन आर के लिए एम पी अपॉन आई पी। अच्छा, अगर इसमें से मैं एम पी को काट देता हूं तो क्या मुझे दिखा यहां से कि म्यू वन अपॉन म्यू टू की जो वैल्यू है, म्यू वन अपॉन म्यू टू की जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आ रही है? ये आ गई आपकी किसके इक्वल? ओ पी अपॉन आई पी के इक्वल। सो ये वैल्यू हो गई आपकी ओ पी अपॉन आई पी के इक्वल, ठीक। ये जो रिलेशन आपने निकाला है, ठीक है, यही एक बेसिक रिलेशन है किस किस के बीच में? रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बीच में। यही आपका रिलेशन है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बीच में, ठीक है। इसी रिलेशन को अपन अब आगे यूज करते चले जाएंगे और यही रिलेशन अपने को बार बार यूज करने के लिए मिलेगा। क्या कह रहा है आपसे? दोबारा सुन लो। ये कह रहा है आपसे कि रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का क्या रिलेशन हो जाएगा आपका, ये आपसे अब पूछ रहा है, ठीक। सो म्यू वन अपॉन म्यू टू इक्वल्स टू ओ पी अपॉन आई पी, ठीक। अच्छा, ये आपकी रियल डेप्थ है, ठीक है, और ये आपकी एपरेंट डेप्थ है। अच्छा, अब इस रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का जो डिफरेंस है, बेसिकली ये आपकी रियल डेप्थ थी, इसको मैं कैपिटल एच मान लेता हूं, ये आपकी एपरेंट डेप्थ थी, इसको मैं स्मॉल एच मान लेता हूं, ठीक है। सो कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू इक्वल्स टू कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच, ठीक है। तो म्यू वन, ठीक है, इंटू स्मॉल एच इज इक्वल टू म्यू टू इंटू कैपिटल एच। एक ये रिलेशन भी आप याद रख सकते हो। अच्छा, इसके बाद में ये देखो ज़रा, इस केस में जो रे है, ठीक है, उनके मीटिंग की वजह से यहाँ पर जो नेट शिफ्ट क्रिएट हुआ है, ये जो शिफ्ट क्रिएट हुआ है इन द ऑब्जेक्ट पोजीशन, इस शिफ्ट को कहा जाता है बेसिकली नॉर्मल शिफ्ट। इस शिफ्ट को क्या कहा जाता है बेटा? इस शिफ्ट को कहा जाता है नॉर्मल शिफ्ट। और इस नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू कितनी क्रिएट होगी इसके केस में, वो भी देखो जरा। सो नॉर्मल शिफ्ट की जो वैल्यू क्रिएट होगी वो कितनी हो जाएगी? देखो जरा, यहां से मैं स्मॉल एच की वैल्यू निकाल लेता हूं। स्मॉल एच कितना हो गया? स्मॉल एच की वैल्यू निकल गई म्यू टू अपॉन म्यू वन, ठीक है, इंटू कैपिटल एच। अच्छा, अब शिफ्ट जो हो रहा है उस शिफ्ट को ऐसे तो लिखेंगे कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच करोगे तो शिफ्ट पता चल जाएगी। तो कैपिटल एच को तो कैपिटल एच ही रहने दो, और स्मॉल एच को आपने क्या लिख लिया है? म्यू टू बाय म्यू वन इंटू कैपिटल एच। कैपिटल एच कॉमन ले लो, क्या बचा? 1 माइनस म्यू टू बाय म्यू वन। 1 माइनस म्यू टू बाय म्यू वन, यह आपका आ गया किसकी वैल्यू? नॉर्मल शिफ्ट की, कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना चेंज आ जाएगा। क्लियर है ये बात? अगर आपको ये बात पता है कि कैपिटल एच इंटू 1 माइनस म्यू टू 1, इसको हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि म्यू टू बाय म्यू वन ये किसके इक्वल है? 1 म्यू टू के ही तो इक्वल होता था बेटा। इसी चीज को मैंने एच 1 माइनस म्यू इसके इक्वल आ गई आपकी नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू। अच्छा, एक बात और, यहां पर आपने जब बात की थी
तो आपका जो ऑब्जर्वर था वो रेयर मीडियम के अंदर था विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। उल्टा हो तो उस केस में क्या होगा, देखो जरा, ये केस है आपका, ठीक है। इस केस में आपसे बोल रहा है कि जो ऑब्जर्वर है आपका, ठीक है, वो इस बार डेंसर में है और जो ऑब्जेक्ट है आपका वो रेयरर में है। यहां पर ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे भेजी मैंने, ठीक है, यहां पर आपका जो ऑब्जर्वर था वो बैठा हुआ है। अच्छा, एक रे आपने ये भेजी, एक रे आपने ये भेजी, ठीक है। जब आप यहां पर एक रे भेजोगे, ठीक है, तो इस रे के केस में क्या होगा कि ये रे जब डेंसर में जाएगी, ठीक है, तो कहां पर झुक जाएगी ये, ठीक है, कहां झुक जाएगी ये, बेसिकली ये थोड़ा सा पास लेना चाहिए था मुझे, मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं वरना ये आएगा नहीं फिर इस पर, है ना। ऐसे कह रहा है आपसे कि ऑब्जर्वर जो ऑब्जेक्ट जो है इस बार वो यहां पर कहीं है, ठीक है। अब ये रे इधर जानी चाहिए थी बट ये टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाएगी। जब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगी तो इस रे को अगर मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो यहां कहीं मिलती नजर आएगी, ठीक है। तो इस बार ये तो हो गई रियल डेप्थ और ये हो गई इस बार एपरेंट डेप्थ। ये इस केस में हो गई रियल डेप्थ और ये हो जाएगी आपकी एपरेंट डेप्थ, ठीक है। ये मीडियम कौन सा है आपका, ये मीडियम है आपका डेंसर और ये मीडियम है आपका रेयरर मीडियम, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो रेयरर मीडियम के अंदर है और जो आपका आदमी है, जो ऑब्जर्वर है, वो आपका इस बार डेंसर मीडियम में है। तब आपसे इसके बारे में बात कर रहा है। अब देखो जरा गौर से कि जब यहां से आपने रे भेजी है, ठीक है, यहां से आपने ऑब्जर्वर से रे भेजी है तो ये डेविएट हो गई है, ठीक है, इसको आपने पीछे बढ़ाया तो ये एंगल जो बनेगा आपका नॉर्मल के साथ में, ये एंगल आपका आई हो गया, ठीक है। अच्छा, और यहां जो बना ये आपका आर हो गया, ये जो आर है आपका वही आर यहां क्रिएट होगा, ठीक है, और जो आपका आई यहां बना है वही आई यहां बनेगा, ठीक। अच्छा, इसको फिर से आप वही नाम दो एम, इसको नाम दो पी ओ आई, ठीक। सेम मेथड से अगर बात करते हैं तो यहां देखो μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, फिर से μ1 इंटू, इसको छोटा है तो tan आई के इक्वल लिख सकता हूं और ये छोटा है तो इसको tan आर के इक्वल लिख सकता हूं। μ1 इंटू tan आई की वैल्यू अब से, तो tan आई की वैल्यू इस बार क्या हो गई, तो tan आई आपका यहां पर हो गया, सामने वाला है mp अपॉन ओपी, mp अपॉन ओपी, ये आपकी साइड हो गई। अच्छा, इधर लिखेंगे तो μ2 इंटू mp अपॉन ip, ये लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो μ1 अपॉन μ2 इक्वल्स टू ओपी अपॉन ip, सेम रिलेशन जैसा वहां बना था वैसा का वैसा ही रिलेशन आ जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बोलो ये बात समझ पाए कि नहीं, ठीक। अच्छा, अब जब मुझे ये रिलेशंस पता चल गए तो इनका डिफरेंस भी वही शिफ्ट कहलाएगा, ये भी आपका नॉर्मल शिफ्ट ही कहलाएगा, ये नॉर्मल शिफ्ट भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। अच्छा, अब और आगे बढ़ो, अगर आपके ये एपरेंट डेप्थ और नॉर्मल डेप्थ, आप नॉर्मल शिफ्ट और एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ से रिलेटेड आप अब आराम से खेल लेंगे। अच्छा, और आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, और सुन जरा। ऐसे कह रहा था कि ये तेरी सरफेस थी, ठीक है, यहां पर तेरा एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है। अच्छा, यहां से तुम ऑब्जर्व कर रहे थे, ये ओपी हो गया था डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हो गया था आईपी, ठीक है। इसको स्मॉल एच से दिखाया था, इसको कैपिटल एच से दिखाया था। यहां रखे हुए ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहां पर तेरी बन रही थी, कितनी, आई, ठीक है, ये पी पॉइंट लिया था। अच्छा, ये पॉइंट्स कहां से मेजर किए थे, ये पॉइंट्स मैंने मेजर किए थे सरफेस से साहब, कहां से मेजर किए थे, सरफेस से मेजर किए थे। अच्छा, तो अगर एक बात बोलूं आपसे कि ओपी, ठीक है, अपॉन आईपी, क्या रिलेशन निकला था ओपी और आईपी के अंदर, सो ओपी और आईपी के अंदर जो रिलेशन निकला था कि μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू ओपी अपॉन आईपी, ओपी अपॉन आईपी इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2, लिख लिया। अच्छा, एक साइड ओपी को रहने दो और एक साइड में आप आईपी को रहने दो, ठीक है। अच्छा, ये दोनों तो कांस्टेंट है, इनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करो, डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर ओपी एंड डिफरेंशिएट μ1 अपॉन μ2 इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ आईपी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कर सकते हो, डिफरेंशिएट आराम से करो इनको। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, ओपी का जो डिफरेंशिएशन है, ठीक है, वो क्या है, बेसिकली ओपी जो है वो हाइट है आपकी कहां से कहां तक की, सरफेस से लेके ऑब्जेक्ट तक की,
ठीक है। सो इससे मुझे मिलेगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इक्वल्स टू μ1 अपॉन μ2 इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ IP, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। खत्म, पक्का। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इक्वल्स टू μ1 अपॉन μ2 वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। बात खत्म हुई। अब अगर चाहो तो अलग लिख लो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस इक्वल्स टू μ1 अपॉन μ2 इंटू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस। अगर सरफेस मूवेबल है तो भला, अगर सरफेस मूवेबल नहीं है सो कोई दिक्कत नहीं है, μ1 अपॉन μ2 इंटू वेलोसिटी ऑफ इमेज। अगर सरफेस मूवेबल नहीं है, इफ vs इक्वल्स टू 0, तो ये रिलेशन लग गया, वरना तो ये रिलेशन अपना बन ही गया है। दिस इज बेसिक रिलेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, ये रिलेशन आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस इक्वल्स टू μ1 अपॉन μ2, ठीक है, इंटू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस। ये रिलेशन आप याद रख सकते हैं हमेशा, और इससे आपका काम बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक। सो अगर आप वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जर्वर आपका है और आपकी एक ऑब्जर्वर अलग मीडियम में है और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका अलग मीडियम में है, तब आप इसके सहारे आराम से खेल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है ये बात? तो देखो ज़रा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं यार, ठीक है। ऐसे सुनो, एक इजी सा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, एज सच अभी तक कोई एग्ज़ाम ऐसा हुआ नहीं है जिस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया ना हो, ना हर एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो ज़रा इसको कैसे करने का है। ऐसे कह रहा है कि अ बर्ड इज डाइविंग डाउन विद, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड। एक जो चिड़िया है वो नीचे की तरफ डाइव कर रही है 6 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अ फिश इन वाटर, ठीक है, इज मूविंग अप विद 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द बेस ऑफ वाटर टैंक इज सिल्वर्ड, ठीक है, इसको सिल्वर किया गया, ठीक है, एंड म्यू फॉर वाटर इज इक्वल्स टू 4/3, फाइंड, ठीक है। नंबर 1, स्पीड ऑफ बर्ड with respect to fish, and second, speed of fish with respect to bird, ठीक है। स्पीड ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश एंड स्पीड ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, ठीक है। फर्स्ट केस में चल कौन रहा है? चिड़िया, और रुका हुआ कौन है? मछली, ठीक। अच्छा, इन दोनों को एक बार करने की कोशिश करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। इस फर्स्ट पार्ट में क्या है कि आपकी जो चिड़िया है उसको मैं मान रहा हूं कि इट इज मूविंग, ठीक है, और ऑब्जर्वर कौन है इस केस में? ऑब्जर्वर है आपकी मछली, ठीक। अच्छा, अब देखो जरा कि जब इसके बारे में बात करता हूं तो इसकी जो वेलोसिटी है, सरफेस तो आपकी मूवेबल है नहीं है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय जो इसके केस में आप बात कर रहे हैं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? सो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 इंटू 4/3, ठीक है। इसको काटो पीटो यार, कितनी आ गई? 2 4 8 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। ये जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब इसकी स्पीड निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू फिश, ठीक है। सो स्पीड ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश इज इक्वल टू बर्ड माइनस ऑफ फिश। क्यों? क्योंकि फिश अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो 8, ठीक है, माइनस, अगर मैं इसकी स्पीड की बात करता हूं तो इसकी स्पीड कितनी दे रखी है मुझे? इसकी स्पीड दे रखी है मुझे 4 मीटर पर सेकेंड। सो 8 + 4 दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड से आपकी मछली को लगेगा कि चिड़िया नीचे आ रही है। सिमिलरली सेकेंड केस में अगर मैं बात करता हूं तो अगली बात आपकी ये है कि बर्ड जो है वो आपकी बार ऑब्जर्वर है, तो बर्ड को रोक लेता हूं,
ठीक है, और फिश को इस बार मूव कराता हूं। फिश किस स्पीड से मूव कर रही है? फिश मूव कर रही है 4 से, ठीक है। दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 1/μ/2, मतलब 4 × 3/4, ठीक है। पिछली बार लिया था 4/3, इस बार ले रहा हूं 3/4, ठीक है। अपोजिट, अब अगर मैं इसको काटता है तो कितनी स्पीड आ गई? 3 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं रिलेटिव स्पीड निकालूंगा, स्पीड ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, दैट इज 3, ये अपवर्ड आ रहा है, माइनस कितने से आ रही है दूसरी वाली? 6 से। दैट कम्स आउट टू बी 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये मूव करता हुआ दिखेगा, ठीक है। सो इस केस में आप ध्यान रखो कि आपको क्या करने का है, आपको ये देखना है कि जब मछली देख रही है, ठीक है, तो जो आपकी चिड़िया है, ठीक है, वो पानी के अंदर अगर रही तो किस स्पीड से आएगी? 8 से। और हवा में चल रही थी तो कितने से आ रही थी? 4 से। तो पानी के अंदर वो किस स्पीड से आ रही है भैया? 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मछली को नीचे लग रही है। तो 8 मीटर पर सेकंड से मछली को लग रही है, तो 4 से मछली चल रही है, तो 12 हो गया दोनों का स्पीड। सिमिलरली सेकंड केस में क्या हो रहा है कि चिड़िया काय के अंदर है? चिड़िया है आपकी हवा में। अब मछली जो है वो चल रही है पानी में, तो पानी की जगह अगर उसको मैं हवा में चलाऊं तो किस स्पीड से चलती हुई नजर आएगी? तो वही मतलब मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में? फिर से 1/μ से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट द वैल्यूज, ठीक। सो दीज आर योर आंसर्स फॉर दिस फेमस, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगर ये समझ में आया तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सो दैट्स ऑल फॉर दिस थिंग, ठीक। अच्छा, एक छोटी बात और बोलनी थी। एक्चुअली क्या था कि कल जो आप लोगों का टेस्ट था, उस टेस्ट में मैक्सिमम लोगों से मैंने जब बात करी टेस्ट के बाद, तो मैक्सिमम लोगों ने मुझे एक ही बात बोली कि हमें ये नहीं समझ में आया कि टेस्ट का हमारा जो टाइम था वो हमारे साथ में हमसे मैनेज नहीं हुआ। हम टाइम को मैनेज कर ही नहीं पाए कि टेस्ट के टाइम को हम कैसे मैनेज करेंगे जो कि हमारा टेस्ट जो है वो ठीक हो जाए, ठीक। उसके लिए आपको कुछ बोलना था मुझे। आप क्या करो बेटा लोग कि जो भी आप स्टार्ट करो, ठीक है, जैसे मैक्सिमम लोगों ने क्या किया था कि कुछ और सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे, आप बेटा स्टार्टिंग करो सबसे पहले बायो से। जो आपके बायो का पार्ट है, ठीक है, उसको आप कोशिश करो सबसे पहले ख़त्म करने की, एंड ट्राई टू सॉल्व कि वो पूरा पार्ट जो है वो आपका 40 to 50 मिनट्स कंप्लीट हो जाए, ठीक। अच्छा, उसके बाद में आप क्या करो, उसके बाद में आप जो 40 to 50 मिनट्स हैं वो आप लगाओ फॉर क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री, और लास्ट में आप ऐड करो अपना फिजिक्स का पार्ट, ठीक। अच्छा, अब आपको अपना टाइम किस तरह से मैनेज करना है कि आप ये कोशिश करो कि 40 to 45 मिनट्स या 50 मिनट्स में आपकी बायो कंप्लीट हो, ठीक है। लर्निंग क्वेश्चंस होंगे, आपको अगर आते हैं तो ठीक, नहीं आते हैं तो छोड़ते जाओ और एंड में उनको टिक करते जाओ। फिर सेकंड राउंड का जब रिवीजन करो तब करना, ठीक। सेम केमिस्ट्री में करो पहले, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं जो वर्बल आप कर सकते हो उनको करो, फिर आप आगे न्यूमेरिकल के लिए जाओ, लास्ट में आप फिजिक्स को पकड़ना और फिर अपने न्यूमेरिकल्स के लिए उसको डेडिकेट करो, ठीक। अच्छा, वो कर लिया। उसके बाद में आप कोशिश करो कि आपका 2.5 आवर में पूरा पेपर एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। फिर जो अगला वाला राउंड है, जैसे मैंने कहा कि जिनको छोड़ा था, अब सिर्फ उन क्वेश्चंस को देखो, और उन क्वेश्चंस के लिए आप सेकंड राउंड जो स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए अब हाफ एन आवर है, उसको आप कंप्लीट करो 20 मिनट्स के अप्रॉक्स। फिर आप लास्ट में एक फाइनल रिवीजन करो तो आपका 3 घंटे का पेपर इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट कोशिश ये करना कि पहले बायो, फिर केमिस्ट्री एंड देन फॉर फिजिक्स, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोगों का ये क्वेरी थी कि हमें है ना फॉर्मूले याद नहीं रहे, हम क्वेश्चन एग्जाम में जाके फॉर्मूला भूल गए। दैट मीन्स आपने रिवीजन में कमी की है, ठीक है। सो रिवीजन की स्ट्रेटेजी आप कैसे करो, ठीक है। रिवीजन के लिए आप एक काम करो कि जो भी चैप्टर आप कर रहे हो उस करंट चैप्टर के साथ में प्रीवियस चैप्टर के जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हुए हैं उन शॉर्ट नोट्स को भी पढ़ते चले जाओ, ठीक है। इसके अलावा एक पर्टिकुलर डेट हफ्ते का फिक्स कर लो कि इसमें मुझे सिर्फ पुराने ही चैप्टर्स को रिवाइज करना है, ठीक है। और मैं रिवीजन के लिए एक अलग से बताऊंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, बाय बाय, बात करते हैं अगली बार।